ओके, ध्यान दो। ये जो है गोइंग कंसर्न, इसके बारे में जो पढ़ा रहा था अभी मैं, ध्यान से सुनो। दिस एजम्पशन स्टेट दैट द बिजनेस हैज़ अ लॉन्ग कंटिन्यूड लाइफ। बिजनेस की लाइफ कैसी होती है? लॉन्ग। इट विल गो ऑन एंड ऑन, विल नॉट क्लोज डाउन, स्टॉप फॉर द क्वाइट लॉन्ग टाइम। ये तो आपको मैंने अभी बताया था, बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी होती है। ओके, मैंने चलाया तो मेरे आगे की जनरेशन चलाएगी, फिर मेरे आगे की जनरेशन चलाएगी, ऐसे करते करते बिजनेस क्या है तो चलते ही रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? ओके। अकाउंटिंग इज अ बेस्ड ऑन द एजम्पशंस। बिजनेस इज नॉट क्लोज एट अर्ली स्टेज बट शुड गिव द लॉन्ग लाइफ। ये भी वही बात है। अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस जो होता है क्लोज नहीं होता है, वो चलता ही रहता है, लंबी लाइफ। तो इससे क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। दिस प्रिंसिपल हेल्प टू मेनी इन्वेस्टर्स। इससे इन्वेस्टर को हेल्प होता है। अब ध्यान से सुनो, मैं खुद हूँ। अगर मेरे दिमाग में एक बात है कि मुझे बिज़नेस हमेशा चलाना है, तो मैं क्या करूँगा बिज़नेस में? बिज़नेस के लिए अगर मुझे चाहिए तो मैं एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करूँगा। ये एम्प्लॉय ना, वर्कर, इनको क्या करूँगा मैंने? रिक्रूट मतलब क्या? भर्ती करूँगा मैं। ओके। और क्या करूँगा? बैंक से लोन भी लूँगा, या फिर मैं क्या करूँगा? कंपनी को फ्लरिश करूँगा। या दूसरे जो इन्वेस्टर है वो अगर चाहते हैं मेरी कंपनी इन्वेस्ट करे, अगर उनको ये पता चला कि मैं बंद करने वाला हूँ, तो मेरी कंपनी को इन्वेस्ट करेगा क्या? नहीं। उनको पता है ये कंपनी क्या करने वाली है, लॉन्ग टाइम चलने वाली है। तो आप क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे ना बिजनेस में। एक बात हुई। या फिर सप्लाई टू गिव द क्रेडिट, सप्लायर्स टू गिव द क्रेडिट। क्रेडिट मतलब क्या? उधारी। ओके। अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, क्या माल मैं गुड्स परचेस करने के लिए किसी के पास गया, तो क्या करेंगे लोग? देंगे ना मुझे? यस। वो तो यही सोचेगा ना ये बिज़नेस चल रहा है। अगर उन्हें पता चला मैं बिज़नेस बंद करने वाला हूँ, तो मुझे कोई क्रेडिट माल देगा? कोई उधारी देगा? नहीं देगा। तो समझने सी बात है। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ऐसा रहता है कि बिज़नेस चलता ही रहता है। बिज़नेस चलने की वजह से हम लोग क्या करते हैं? बिज़नेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसी से क्रेडिट लेते हैं, किसको देते हैं, लेन देन चलता रहता है। वो दिमाग में ये बात होती है हमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं? बिज़नेस को कंटिन्यू चलाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? यस सर लो। ओके। ड्यू टू दिस, account of fixed asset and liability are not closed, but balance is transferred to next year, believing the business to continue in the future period. इससे हमें क्या बात समझ में आती है? इससे एक ही बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है बोलो सर? हमें क्या बात समझ में आती है? कुछ नहीं समझ में आती। ये जो फिक्स एसेट है ना आपका, और ये जो लाइबिलिटी है ना, अब कॉमन सेंस है। मेरा 10 लाख का एसेट है, 5 लाख की लाइबिलिटी है। मैं क्या करूँगा? मेरा बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है, तो मैं ये साल का एसेट्स है वो अगले नेक्स्ट ईयर क्या करूँगा? ट्रांसफ़र कर दूंगा। ट्रांसफ़र करूँगा मतलब क्या करना है? ये साल अगर मुझे 10 लाख किसी से लेने हैं, तो अगले साल भी लेने होगा ना। मैं वही बताऊँगा ना, पिछले साल के 10 लाख मुझे ये साल लेने हैं किसी से। पिछले साल की लाइबिलिटी है, ये साल मुझे किसी को देनी। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? तो ये इस तरह से होता है। अगर कभी मुझे बिजनेस बंद करना है, तो मैं क्या करूँगा? किसी से पैसा लूँगा नहीं, किसी को दूंगा भी नहीं, किसी से लूँगा भी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो एक बात आपको पंच लाइन एक ही याद रखो, 100 की एक ही बात। बिजनेस गोइंग कंसर्न मतलब क्या? बिजनेस का जीवन लॉन्ग टाइम होता है या अंतहीन होता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ये ख़त्म नहीं होने की वजह से ही हम लोग क्या करते? अकाउंट्स के ईयर को बांट देते, और हर साल हम लोग क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालते, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते। बैलेंस शीट में हमें एसेट समझ में आता कितना है, लाइबिलिटी समझ में आता कितना है। ये गोइंग कंसर्न की वजह से ही हम लोग क्या करते? किसी से पैसा ले पाते या किसी को दे पाते, या बैंक से हम पैसा लेते या बैंक हमें पैसा देती है। वो एक ही बात हो गया। समझ में आ रहा है? अगर गोइंग कंसर्न की वजह से अगर मेरे दिमाग में है कि मुझे बिज़नेस बड़ा करना है, तो मैं क्या करूँगा? लॉन्ग टाइम भी चलाना है, तो बहुत सारे वर्कर को रिक्रूट भी करूँगा। ओके। समझ में आ रहा है? मेरा बिज़नेस बड़ा है, बहुत सारा चलने वाला है, तो मुझे कोई लोग, दूसरे लोग क्या करेंगे? उन जिससे मैं गुड्स परचेस करूँगा, वो मुझे क्रेडिट के ऊपर भी देंगे। तो ये सब बातें ध्यान में रखना होता है। इसी चीज़ की वजह से गोइंग कंसर्न बना हुआ है। तो अकाउंटिंग जो कंसेप्ट वही यही कहता है, क्या कहता है कि भाई ये पटेल इंडस्ट्रीज़ है, ये क्या चलने वाली? गोइंग कंसर्न है, ये सालों साल चलने वाली है। इसलिए क्या करो इसको, ये क्या करेगा? किसी को पैसे देगा भी और किसी से लेगा भी। ये बड़ा बिजनेस कर भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? ओके। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है? ये देखो ध्यान से सुनो। हर ट्रांजेक्शन, क्या बोला देखो उन्होंने? कॉस्ट कंसेप्ट। हर ट्रांजेक्शन को उसके परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड करो। क्या करो? हर ट्रांजेक्शन को उसके परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड करो। सर परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड करो मतलब क्या करो? ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एसेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और एक्वाजिशन
कॉस्ट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्या कहता है, ध्यान से सुनो। कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्या कहता है, जो चीज़ आप जिस प्राइस पे परचेस कर रहे हो उसको वही प्राइस दिखाओ। फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, आप फ्रेंड हो, 3-4 फ्रेंड हो, एक एक फ्रेंड ने एक मोबाइल परचेस किया, ओके, एप्पल का। क्या किया, एप्पल का मोबाइल परचेस किया, काफ़ी नवा दिख रहा है वो। तो मैंने इसको पूछा, कह रहे भाई मोबाइल कितने का परचेस किया। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है, अरे बहुत अच्छा मोबाइल है, एप्पल का है, आईफोन है, इसकी प्राइस है 60,000। कितनी प्राइस है, 60,000। उसने स्टाइल मारने के लिए बोल दिया 60,000 का, मैंने क्या किया, मोबाइल परचेस कर लिया। तो सही में उसकी प्राइस 60,000 थी क्या, नहीं। उसने वो जो मोबाइल था वो सेकंड लिया था, क्या लिया था, सेकंड, और उसकी मार्केट प्राइस थी सिर्फ 40,000। बता कितना रहा है, 60,000। वही मोबाइल होता नहीं रे, इसकी प्राइस है मार्केट में कितनी है, अरे भाई मार्केट में तो न्यू मोबाइल की प्राइस है ना, ओल्ड मोबाइल की प्राइस थोड़ी ना है। देख कितना नवा दिख रहा है, जैसे कि वैसा। अरे नवा है कोई भी हो, लेकिन आज तो जुना हो गया ना 6 मंथ्स के बाद, ऐसा नो। तो बिजनेस में ये रहता है, जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे फ्रेंड्स के पास एक ऑडी कार थी, ऑडी, ऑडी पता है ना। आ, उसने क्या कहा, अरे मेरे पास बहुत सारे गाड़ियाँ हैं। हाँ अच्छा, कितनी गाड़ी, 4 गाड़ियाँ, 4। कौन कौन सी, ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, जैगवार है, जो भी है, ऐसा मुझे बोल रहा है। बोला क्या बात है, तो बहुत पैसे वाला दोस्त है यार मेरा, मैंने ऐसा सोचा। ओके, तो बाद में मुझे मालूम पड़ता है, अरे इसके पास जो ऑडी है ना, ये ऑडी, मैंने कहा अरे ऑडी कितनी की रही तेरी, वो कहता अरे मेरे पास जो ऑडी है वो 2 करोड़ की। क्या है ऑडी, 2 करोड़ की। लेकिन ये ऑडी जो थी ना, ये थी आपकी कम से कम 15 ईयर्स है, 15 साल पुरानी ऑडी थी। कितनी साल पुरानी, 15, चलो 15 ज़्यादा हो गया, 10 साल, 10 ईयर्स, 10 साल पुरानी ऑडी है, 2 करोड़ की। उसने कहा 2 करोड़ की ऑडी। तो मैंने कहा तूने 2 करोड़ परचेस करते हो, 2 करोड़ दिया था। नहीं रे, मैंने 2 करोड़ थोड़ी नहीं दिया था। तो मेरा दोस्त क्या कहता है, ये तो 10 साल पुरानी ऑडी है, इसकी प्राइस सिर्फ आज मार्केट में कितनी है, 1 करोड़ की है। कितनी है, 1 करोड़ की। मैंने क्या यार, कुछ भी तू बोलते रहता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। तो मेरा बोलने का मकसद ये, कभी कभी लोग अपनी शान बताने के लिए जो ओरिजिनल प्राइस होती है ना मार्केट की, वो नहीं बताते, उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब जो न्यू में कितने कहेंगे वो बताते। अरे 10 साल पुराने वो थी 2 करोड़ की, लेकिन आज थोड़ी ना 2 करोड़ की है, वो आज बेचेगा तो उसकी 1 ही करोड़ वैल्यू आएगी ना। तो उसने आज ही खरीदी हो, तो 2 महीने 3 महीने पहले खरीदी, आज उसकी प्राइस कितनी, 1 ही करोड़ है, और मुझे कह रहा है कि 2 करोड़ की वो। तो मेरा बोलने का एक ही मकसद है, ये जो है, हम्म, हम्म, मेरे कहने का ये मकसद है, बिजनेस के अंदर अगर आप कोई मशीन खरीदते हो, ओके, मशीन की प्राइस है 6 करोड़, लेकिन ये मशीन में 6 करोड़ में नहीं खरीदी, डिस्काउंट में आने के बाद। मैं और एग्जांपल देता हूँ, मुझे वो मशीन कितने की पड़ी, 5 करोड़ 50 लाख की। तो मुझे क्या लिखना चाहिए, ये प्राइस लिखना चाहिए कि ये प्राइस लिखना चाहिए। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होता है, कॉस्ट कंसेप्ट, ध्यान से सुनो, वो क्या कहता है, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखो, मतलब एक्चुअल कॉस्ट पे लिखो। एक्वाइजेशन, एक्वाइजेशन एक्वायर, एक्वायर खरीदी करना, बाय करना, लेना, ये जिस प्राइस पे लिया, मैं 6 करोड़ की लिया है क्या, वो नहीं, 5 करोड़ 50 लाख के लिए, तो वो लिखो। मार्केट में चाहे कुछ भी वैल्यू हो, आप जितने में वो चीज़ होगी उसकी वही प्राइस पे आप लिखो। ओके, मार्केट में अगर 6 करोड़ की है, आपने डिस्काउंट में 5 करोड़ 50 लाख के लिया, तो आपको 5 करोड़ 50 लाख ही लिखना है, 6 करोड़ नहीं लिखना है। अगर आपने कोई ऑडी परचेस की, ऑडी की मार्केट वैल्यू 2 करोड़ से, लेकिन आपने तो 1 करोड़ की परचेस की ना, तो आप बिजनेस 1 करोड़ ही दिखाओ ना। ये कौन कहता है, कॉस्ट कंसेप्ट। अगर ऐसा नहीं होता तो, ये कॉस्ट कंसेप्ट आता ही नहीं, तो लोग क्या करते पता है क्या आपको, ये ऑडी हो गई, ये मशीन खरीदा अपना बैलेंस शीट बढ़ाने के लिए, एसेट्स बढ़ाने के लिए। बैलेंस शीट के अंदर आपको शायद नहीं पता है, मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट के अंदर 2 हिस्से होते हैं, एक एसेट्स का और एक लायबिलिटी का। अगर आपके बैलेंस शीट के अंदर एसेट में अगर आपकी ऑडी कार है, कंपनी की ऑडी है, आपने कितनी बताया, 2 करोड़ की, लिया कितना था, 1 ही करोड़ की, बता कितने रहे हो, 2 करोड़ का। मशीन कितने की, 5.50 करोड़ की, मतलब 5.5 लाख, 5.5 करोड़ की, बता कितने रहे हो, 6 करोड़। जिसकी वजह से आपका एसेट साइड क्या हो रहा है, ज़्यादा दिख रहा है।
एसेट साइड ज़्यादा दिखने की वजह से एसेट साइड का अगर कभी एसेट साइड जो है वो वैल्यू एसेट साइड जो आपका एकदम बल्क हो गया, हेवी हो गया, अरे बहुत एसेट है कंपनी के, बहुत प्रॉपर्टी कंपनी के पास, तो आप इसके हेल्प से क्या करोगे, कल कंपनी का मालिक है वो क्या करेगा, वो बैंक के पास जाएगा, बैंक को कहेगा देखो मेरी बैलेंस शीट कितने अच्छे, मेरे पास इतनी इतनी प्रॉपर्टी, मुझे लोन दो। तो बैंक से क्या करेगा, वो लोन खरीद लेगा। ओके, लोन खरीदेगा तो लोन खरीदने के बाद अगर फ्यूचर में अगर उसने लोन पे ही नहीं किया और बैंक ने अगर देख लिया चलो इसने लोन नहीं दिया, हम क्या करेंगे, इसके सारे प्रॉपर्टी बेचने निकालेंगे। ओके, जब बैंक वैल्यूएशन करेगी तो ऑडी की प्राइस ने 2 करोड़ बताया था, लेकिन ऑडी कितने की थी मार्केट में, 1 ही करोड़ की। और जब बैंक उसका निलाव करेगी तो वो 1 करोड़ की भी रहेगी नहीं वो। तो इसने क्या किया, बैंक को चूना लगा दिया ना, गलत इस्तेमाल किया इसने। तो ये सब चीज़ें टालने की वजह से, ये अवॉइड करने की वजह से कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है, वो अगर कभी 1 ही करोड़ बताता, कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर कभी हम बैलेंस शीट में अगर 1 करोड़ की ऑडी है तो मैंने 1 करोड़ में लिया, मार्केट वैल्यू 1 ही करोड़ है, तो मैं क्या करूँगा, 1 ही करोड़ लिखूंगा बैलेंस शीट के अंदर। मशीन कितने की थी, 5.5 करोड़ की थी, मैं 5.5 ही करोड़ लिखूंगा ना। तो इसकी वजह से बैंक को क्या करेगा, अगर फ्यूचर में उसको लोन लेना है, कुछ भी काम करना है, तो बैंक को क्या करेगा, उसकी कंपनी का ट्रू पोजीशन दिखाई देगी ना, हाँ भाई 1 ही करोड़ की है मशीन, 5.5 ही करोड़ की है, तो बैंक क्या करेगी, वो उसने उसके हिसाब से उसको लोन देगी ना। कल क्या अगर उसने पैसे डुबा दिया तो बैंक क्या करेगी फिर, वो जो उसका वैल्यूएशन लगा के बैंक क्या करेंगे, अपना अपना पैसा निकाल लेंगे। तो बहुत सारे बातें भैया, ये जो कॉस्ट कंसेप्ट है जो निकाला गया है वो सोच समझ के बनाया गया ना, किसी अगर कभी फ्यूचर के अंदर क्या हो, किसी को नुकसान ना हो। आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, शायद आप कुछ ना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक बात याद रखो, ये भी अकाउंटिंग की एक दीवार है, पिलर है, कॉस्ट कंसेप्ट। ओके, ये आपको ये कहता है कि हर पंच लाइन, एक ही बात याद रखो, पंच लाइन हमेशा याद रखो, हर ट्रांजेक्शन को उसके परचेज प्राइस पे, या ऑडी की प्राइस कितनी 2 करोड़ है, लेकिन परचेज किस पे किया, 1 करोड़ पे किया ना, तो एक ही जिस प्राइस पे आप रिकॉर्ड परचेस करोगे उसी प्राइस पे दिखाओ, मार्केट वैल्यू कितना उससे आपको लेना देना नहीं उस पर कुछ। आपने 2 करोड़ की ऑडी खरीदी करी, तो 2 करोड़ में की ऑडी जो थी तो मार्केट वैल्यू चलेगा, आपने 2 करोड़ की थोड़ी ना खरीदी, वो तो 1 ही करोड़ की परचेस की ना आपने। ये सर नो समझ में आ रहा है, ओके। ये तो मैंने आपको बढ़ा दिया। देखो, एसेट इज ऑर्डिनरी रिकॉर्डेड एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट, मतलब एसेट जो है, मतलब हम जो कोई चीज़ खरीदते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं ना बुक के अंदर, वो किस प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, जिस प्राइस पे आपने एक्वायर किया है, मतलब परचेस किया है, उसी प्राइस पे हम लोग क्या करते हैं, बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। दिस कंसेप्ट डजंट रिकॉग्नाइज द रियलाइजेबल वैल्यू और रियल वर्थ ऑफ द एसेट्स। मतलब ये कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर हमें ये समझ में नहीं आता है कि हाँ इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते, अभी ऑडी की सपोज मार्केट वैल्यू 2 करोड़ है, मार्केट वैल्यू कितनी ऑडी की 2 करोड़, हमने कितने में परचेस किया 1 करोड़ की, तो हम बुक में कितना लिखेंगे 1 करोड़ लिखेंगे, लेकिन मार्केट में कितना हमें पता चलेगा कि नहीं, क्योंकि हमने मार्केट वैल्यू लिखी ही नहीं है। कॉस्ट कंसेप्ट यही कहता है कि मार्केट वैल्यू लिखना नहीं, आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट लिखना है, जिस प्राइस पे आप खरीदोगे वही आप लिखोगे। मैं थोड़ा डीप में आगे जाके बताऊंगा इसके बारे में, डेप्रिसिएशन में थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। दिस कॉस्ट इज द बेसिस फॉर द ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। याद रखना एक बार, ये जो कॉस्ट कंसेप्ट आपको क्या करता है, जितने में एसेट आप परचेस करोगे वो यही कहेगा कि आप क्या करो, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। ओके, अब एक्सप्लेनेशन में क्या, मैं थोड़ा और डीप में बताएं। इट डजेंट मीन्स दैट द एसेट विल ऑलवेज शोन एट द कॉस्ट। इसका मतलब ये नहीं क्या, आपने सब ध्यान से सुन, मैं क्या बता रहा हूँ, ये ऑडी जो कार है मैंने 1 करोड़ की परचेस की आज, तो 1 साल बाद इसकी प्राइस 1 करोड़ रहेगी क्या, नहीं, नहीं रहेगी ना। इट इज़ रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेस। ये क्या करना है, जब मैं रिकॉर्ड करूँगा ना बिजनेस के अंदर, आज मैंने कार खरीदी, कितने की खरीदी, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी थी, मैंने 1 करोड़ में खरीदी, तो आप 2 करोड़ लिखोगे क्या, नहीं 1 करोड़ ही लिखोगे परचेस के वक्त आज। पर 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना अधिकारी को, बट इट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस इन द बुक्स बाय चार्जिंग द डेप्रिसिएशन। हम लोग क्या करते हैं, सपोज मैंने 1 करोड़ की क्या की ऑडी खरीदी की, 1 साल बाद इसकी वैल्यू 1 करोड़ रहेगी कि नहीं, तो मैं क्या मान लूँगा इसकी वैल्यू क्या हो गई 20 लाख से कम हो गई, तो मैं इसको 80 लाख की दिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करूँगा, दूसरे साल फिर 20 लाख कम कर दूंगा, अब कितनी रही इसकी वैल्यू 60 लाख की। हर साल में थोड़े 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 अमाउंट क्या करूँगा इसकी कम करते रहूँगा, मतलब लिखा है ना, इट इज़ सिस्टमेटिकली रिड्यूस इन द बुक्स बाय द चार्जिंग डिफ्रेसिएशन। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, एग्जाम्पल देता हूँ आपके हिसाब से, आपने मोबाइल परचेस किया 10,000 का, कितना 10,000 का, लेकिन 10,000 का मोबाइल आपने 8,000 में लिया, तो आप कितना बोलोगे, दोस्तों को बोलें सर 10,000 का मोबाइल है मेरा, ये 10,000 में परचेस किया, नहीं, तो पहले आप क्या करोगे 10,000 लिखोगे बुक में, नहीं,
आपके दिमाग में तो 80,000 है ना, क्योंकि आपने 8,000 ही दिए ना, उसको दिए कितने, 8 ही हज़ार दिए ना, 10,000 थोड़ी ना दिए उसको। मोबाइल 10,000 का था, लेकिन आपने बोल चाल के उसे 8 ही हज़ार का खरीद लिया। तो इसका मार्केट मतलब आप इसका परचेस प्राइस कितना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है, 8 ही हज़ार है। तो आप 8,000 बुक के अंदर लिखोगे। ये पहली बात हुई। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप जिस प्राइस पे खरीदी करोगे उसी प्राइस के बारे उतने अमाउंट बुक में लिखो। ये पहली बात हुई। एक साल बाद अगर मोबाइल आप बेचने जाओगे तो ये 8,000 में बिकेगा कि नहीं, एक साल बाद 6,000 का ही बिकेगा। क्यों? कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसका मतलब डिप्रिसिएशन आएगा, वक्त के हिसाब से आएगा। 2 साल बाद आप सोचो, एक साल बाद नहीं बेचा, 2 साल बाद बेचने की कोशिश की, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, और 2,000 से कम होगी, अब कितनी रहेगी, 4,000 ही रहेगी। समझ में आ रहा है? तो हर साल क्या हो रहा है, हम इसकी वैल्यू कम करते जा रहे हैं। उसी तरह से बिजनेस के अंदर भी ऐसे ही रहता है। जो आप एसेट्स परचेस करते हो उसकी वैल्यू क्या होती है, हर साल पहले तो आप उसको क्या करो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, फिर हर साल क्या करो, उसकी वैल्यू कम 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 कम, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा उसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, मतलब स्क्रैप वैल्यू हो जाएगी। जैसे 8,000 का मोबाइल है, कॉमन सेंस है ना, आपने अगर कोई मोबाइल परचेस किया 8,000 का, 8,000 का मोबाइल आज परचेस कर रहे हो, वो मोबाइल का 10 साल बाद बेचो तो टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, मोबाइल इतना जूना हो जाएगा, उसको कोई 500 में भी लेगा नहीं, 500 में भी खरीदी नहीं करेगा, मतलब उसकी वैल्यू एक हिसाब से निगलिजेबल ही हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। उसी तरह से बिजनेस के अंदर भी रहता है। अब जो एसेट खरीदते हो ना, आज एसेट खरीदा आपने 1 करोड़ का, और आज 1 करोड़ की खरीदी, 15 साल बाद वो ऐसे भी क्या आ जाएगी, स्क्रैप में जाएगी, क्योंकि 15 साल बाद उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, उसकी पूरी मशीन पूरा खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? क्या है वो लिखा है, देखो ध्यान दो। तो मेरा ये कहना है, पहले बात आप क्या करो, कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है, आप जो चीज़, जो एसेट, जो गुड्स, नॉट गुड्स, जो एसेट आप परचेस करते हो ना, उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखो, मतलब जो प्राइस पे खरीद किया वो प्राइस पे, जो आपने दिया है मार्केट में कितना है वो नहीं, आपने एक्चुअली कितना पे किया है, पे की अमाउंट बुक में लिखो। फिर हर साल वो एसेट का क्या करो, डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन मतलब वो एसेट की वैल्यू क्या हो रही, कम कम। आपको पता है मार्केट में एक बार आप कोई चीज़ खरीदते हो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती चलती है ना, यस और नो? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस, वही बातें मैं यहाँ लिखी। दिस एसेट अल्टीमेटली डिसअपियर फ्रॉम द बैलेंस शीट व्हेन दे हैव बीन फुली डिप्रिसिएटेड, मतलब सोल्ड एज अ स्क्रैप। तो एक क्या होता है, मैंने आपको पहले कहा था, जो हम एसेट परचेस करते हैं वो कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट सपोज 1 करोड़ का है, तो अगले साल वो एसेट की प्राइस क्या होगी, 20,000 से 20 लाख से फी कम कर दो, तो कितनी हो जाएगी वो, 80 लाख की हो जाएगी है। हर साल उसकी प्राइस क्या होगी, कम कम होते जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा उसकी प्राइस जीरो हो जाएगी, जो जीरो हो जाएगी तो बैलेंस शीट में एसेट पूरी तरह से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी, क्योंकि उसको डिमांड ही रहेगा ना, वो भंगार के भाव में जाएगा। तो क्या मैंने यही लिखा है ना, एक दिन ऐसा आएगा तो वो डिसअपेयर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डिप्रिसिएशन हो जाएगा, मतलब वो स्क्रैप में चल जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो? मतलब आपको यही मैं बता रहा हूँ, हर ट्रांजेक्शन को क्या करो, उसके परचेस प्राइस पे रिकॉर्ड करो, आपने कितना पे किया है उस पर रिकॉर्ड करो, कितना है इस पे मत करो। ओके? जब आप कोई ट्रांजेक्शन ले, मतलब कोई एसेट आप परचेस कर लोगे, तो परचेस करने के बाद आप क्या करोगे, उसको, वो एसेट को हर साल डिप्रिसिएशन लगाओगे, एंड डिप्रिसिएशन लगाने के बाद एक दिन क्या आएगा, वो एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये कौन बताता है, कॉस्ट कंसेप्ट। अगर ये कंसेप्ट नहीं बताता तो लोग क्या करते, मैंने क्या किया, 1 करोड़ की मशीन खरीदेगी, वो मेरा एसेट है। ओके? तो मैंने 1 करोड़ मशीन को अगर डिप्रिसिएशन नहीं लगा था तो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी दिखाता, 1 ही करोड़ दिखाता ना। ये कंसेप्ट में यूज़ ही नहीं किया सपोज, तो 5 साल बाद मैं क्या बताता, अरे 1 ही करोड़ की, 1 करोड़ की है क्या, वो 5 साल पहले 1 करोड़ की थी, 5 साल बाद 1 करोड़ की थोड़ी रहेगी, वो 1 करोड़ या 10 लाख की भी रहेगी नहीं। तो यही बस सब बातें, ये कॉस्ट कंसेप्ट जो है यही सब बताता है। या अकाउंटेंट को कहता है कि तुम ऐसे ऐसे करो, हर अलग अलग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। ये सब रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली करोगे तभी सामने वाले को समझ में आएगा, ओनर को समझ में आएगा कि बिजनेस प्रॉफिट में है क्या लॉस में। और बहुत कुछ बातें कॉस्ट कंसेप्ट में। आप अभी छोटे हो, 11th में हो, मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा ना आप और कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आप जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना उतना दिमाग में रखो। जब आप 12 में जाओगे या कोई हायर लेवल पे जाओगे, तो अगर मेरे वीडियोस आप परचेस करते हो तो ये बातें मैं आपको ना सीपीटी में, फाउंडेशन में बहुत डीप में बताऊँगा, क्योंकि अब तो मैच्योर हो जाओगे। बताने के लिए अभी बता सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें आपको समझेगी नहीं। जो मुझे बताना है वो अलग ही रह जाएगा, एडवांस लेवल की वजह से आपका बेसिक लेवल भी मिस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा करना नहीं आपसे। ओके? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो? तो ये लेक्चर आपका यही फिनिश होता है। आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे की 4 अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। तो भाई यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, यस और नो? ओके, बाय। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।